Let's begin the seventh chapter विशेष विज्ञान। इससे पहले हमने सामान्य पढ़ा था। विशेष का मतलब जो होता है डिफरेंट, पृथक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष पांचवा पदार्थ है। इस दर्शन के अनुसार ये महत्वपूर्ण पदार्थ है। कपिल मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया है क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है, मतलब जो डिफरेंट है, उसका वर्णन किया गया है। विशेष शब्द से वैशेषिक बना है। विशेष पदार्थ का सर्वप्रथम वर्णन परमाणु के सिद्धांत के संबंध में किया गया था। एक परमाणु का दूसरे समान जातीय परमाणु के अंतर विशेष द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, एक परमाणु और दूसरे परमाणु में जो डिफरेंस है वो सबकी विशेषता के बेस पे ही बताया गया कि हाँ इसकी ये विशेषता है, दूसरे की ये विशेषता है। जो भी डिफरेंस का फैक्टर उत्पन्न करे उसे विशेष कहते हैं। विशेष का स्पष्ट रूप से वर्णन कार्णत के वैशेषिक सूत्र में नहीं मिलता। इसका वर्णन केवल प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य में किया है। कार्णत को नित्य पदार्थों में रहने वाले अन्यतः विशेष पदार्थों का ज्ञान था, इस सूत्र से ज्ञात होता है, परंतु साक्षात उसका वर्णन नहीं किया गया है। वैशेषिक सूत्र में विशेष को जाति का रूप वर्णित किया गया है। चरक संहिता ने षट पदार्थ में विशेष का स्थान दूसरा माना है क्योंकि वो चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। सामान्य और विशेष पदार्थ का चिकित्सा में महत्व होने से इन्हें षट पदार्थ में क्रमांश प्रथम और द्वितीय स्थान दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इज गुड सो फार। ठीक है, इसकी निरुक्ति दी हुई है यहाँ पे। वस्तु में परस्पर भेद करने वाला पदार्थ, देखा यहाँ पे जो डिफरेंस बना रहा है वो विशेष है। के अब विशेष के लक्षण क्या है? नित्य द्रव में रहने वाले व्यावर्तक को, अवजर्पण करने वाले को विशेष कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु और आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले इनके परमाणु को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को जो अलग कर रहा है वो विशेष है। उदाहरण, एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने वाले पदार्थ को विशेष कहा गया है। या इसमें भी जो डिफरेंस करा रहा है वो। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य और विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा है। क्या जिसमें बुद्धि होगी वही डिफरेंस जान पाएगा। संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न है, परंतु भिन्न होने हुए में भी कुछ समानता दिखाई देती है। जैसे कि सारी गायों में समानता है। ठीक है, सारी गायें एक है, गाय एक जाति है, जिससे वे एक प्रतीत होती हैं। और घोड़ा, गधा आदि में भी भिन्न प्रतीति होती है। इस समानता को सामान्य, जो सिमिलैरिटी है उसको सामान्य या जाति कहते हैं। ठीक है, जो एक क्लासिफिकेशन हमने कर दिया वो जाति या फिर सामान्यता है। इस समानता को दर्शन के लिए संस्कृत में तव और हिंदी में पन लगाया जाता है। उदाहरण इसका कैसे? गौत्व या फिर गौपन। ठीक है, जो गाय होने की वो है क्लासिफिकेशन, और ये गौपन जो गाय जैसा बिहेवियर है। ठीक है, ये गौत्व सारी गायों में समान धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। सभी गायें गौत्व धर्म से एक हैं और इसी गौत्व धर्म से अन्य पशुओं से अलग है। ठीक है, जो गायपन उसको गाय चीज़ें बना रही है वहीं उसको बाकी चीज़ों से अलग करती है, इसलिए ये विशेष धर्म भी है। अतः सामान्य विशेष बुद्धि से अपेक्षा है। सामान्य और विशेष बुद्धि का ही उपज है। बुद्धि से ही ये ओरिजिनेट हुआ है। एक गाय चराने वाला अपनी एक एक गाय में विशेषता से उन्हें पहचानता है। ठीक है, अब गाय के अंदर भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कि हाँ इस वाली का नाम भूरी है, इस वाली का नाम ये है, इसको का नाम वो है, इसके ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं, वो उसकी विशेषता है। जब समानता की दृष्टि से देखते हैं तो सबका नाम गाय रखा है। ठीक है, पर है तो सारी गायें। गाय के साथ घोड़ा, बकरी आदि की समानता देखकर उसका नाम पशु रखता है कि हाँ ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब का नाम, ये जितने भी जानवर हैं उन सबको पशु के अंदर रख दो। अब पशुओं की मनुष्य से समानता देखकर उनका नाम प्राणी, लिविंग बींग्स में रख सकते हैं। प्राणियों की निर्जीव और वस्तुओं में समानता देखकर द्रव रख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन बड़ा होता होता जा रहा है। यहाँ पर विशेषता कम कर रहे हैं और सामान्यता बढ़ा रहे हैं, तो सबको हम मिला के क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं।
द्रव की गुण आदि कर्मों के साथ ये समानता देखकर उन्हें भाव कह सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट करता है। सामान्य एकाकार बुद्धि का होता है और विशेष व्यावृत बुद्धि के हेतु है। इस प्रकार संसार की सभी भावों में समानता भी है और विशेषता भी है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी। अन्यत्र अत्यंत विशेष कहा गया है। अत्यंत विशेषों के अलावा सब सामान्य विशेष हैं। सामान्य विशेष की ये जातीय अंत में अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थों से भिन्न है कि गाय को घोड़े से अलग करने वाली उसकी गौत्व जाति है और एक गाय को दूसरी गाय से अलग करने वाली उसकी आकृति है, मतलब शेप। परंतु परमाणुओं में जाति और आकृति दोनों नहीं होती, उनमें भेद करने वाले उनके गुण हैं। ठीक है, परमाणु जो यहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं, रादर देन द स्पिरिट ऑफ द सब्सटेंस कही गई है। जैसे वायु का चलत्व है, जो वो है अग्नि है उसका तप है, तो ठीक है, उसमें उनके गुण के आधार पर भिन्नता की गई है। पर जहाँ गुण भी काम ना करें, जैसे पृथ्वी के दो परमाणुओं में भेद, वह भेद दर्शाने वाले अव्यय कई पदार्थों में हैं, जैसे जिसे विशेष कहा जाता है। यही असली विशेष पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे वो तो फिर भी अलग परमाणु थे, पर पृथ्वी के दो अलग अलग परमाणुओं में भेद कैसे करोगे? उन दोनों की अलग अलग विशेषता देख के। यही असली विशेष पदार्थ है। ये विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है। ये विशेष आपस में स्वभावतः व्यावृत है। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार कम करने वाला हर्ष के कारण को विशेष कहते हैं, जो नेगेटिव वाला है। सामान्य से प्लस हो रहा था, विशेष से माइनस हो रहा है। ठीक है, जो पृथक एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करना, ठीक है, उसे विशेष कहते हैं। जो विपरीत भाव का बोध कराता है, जो अपोजिट का बोध कराता है, उसे विशेष कहते हैं। कारिकावली के अनुसार अब जो सबसे अंतिम है और नित्य द्रव्यों में रहता है, उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये गाय है, इसके अंदर हमने सिर्फ गाय गाय देखी है, गौत्व जाति है। अब ये पशु जाति है, जो ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये वाला। ऐसे अलग अलग और दिए हुए हैं। ठीक है, विशेष दैट रिक्वायर्स इंटेलेक्ट। ठीक है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। गौत्व जाति सेपरेट्स अ काउ फ्रॉम अ हॉर्स। ठीक है, सेपरेट्स अ काउ, ये गाय और गाय के बीच की विशेषता है। शेप ऑफ अ काउ सेपरेटेड फ्रॉम द अदर काउस। ओके, गुना सेपरेट्स अ पृथ्वी परमाणु एंड जला परमाणु। ठीक है, ये परमाणु परमाणु के बीच में विशेषता, और ये सेम पृथ्वी के दो परमाणुओं के बीच में विशेषता। क्या ये इंग्लिश में दिया हुआ है? पर्टिकुलर फीचर दैट प्रेजेंट इन इटर्नल सब्सटेंस विच डिफरेंशिएट द सब्सटेंस फ्रॉम द अदर्स। विशेष इज द कॉज ऑफ डिक्रीज सेंस ऑफ सेपरेशन एंड इज अपोजिट टू सामान्य माने सिमिलैरिटी। ठीक है, विशेष के भेद क्या क्या हैं? द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष, इसमें हम डायरेक्ट द्रव को देखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, शरीर में मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों अपोजिंग द्रव्य है। हाँ, ये जो आयुर्वेद में धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, दे आर नॉट दी व्यक्त फॉर्म। वो थोड़ा सा मोर लाइक द अव्यक्त फॉर्म या सूक्ष्म रूप की बात हो रही होती है वहाँ धातुओं में। तो अस्थि का मतलब सिर्फ हड्डियाँ नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। अस्थि के जो भी कर्म हो रहे हैं, अस्थि जो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, उसमें नाखून आ गए, दांत आ गए, ये वो हो गए। ठीक है, इट इज़ रैदर देन दैट। तो यहाँ पे जैसे शंख है, ये बाकी की चीज़ें बस में, इनके अंदर अस्थि का जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म है वो है, रैदर देन जस्ट द बोन्स। ठीक है, शरीर में मांस की वृद्धि होने पर अस्थि, मांस के अपने गुण हैं, अस्थि के अपने गुण हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों द्रव्य हैं।
हमने द्रव से द्रव को काट दिया। जैसे सामान्य के एग्जाम्पल में था मांस का क्षय होने पर मांस ही खाओ, तो वो सामान्य वृद्धि कांडम। वहाँ पे हमने द्रव में द्रव ऐड किया। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, द्रव से द्रव को द्रव से ही माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये द्रव विशेष हो गया। अब गुण विशेष, जब गुण के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है तब गुण विशेष। तब हम यहाँ पे द्रव्य द्रव्य तो ठीक है, हम यहाँ पे गुण के बेस पे माइनस करेंगे। शरीर में वात की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग करना। यहाँ पे हमने गुण देखे कि वात के गुण क्या क्या हैं। रूक्ष, तत्र रूक्ष, लघु, लाइटनेस, शीत, सूक्ष्म, चल, अनिल। ठीक है, वात के, हाँ ये रूक्ष लघु शीत होता है। और तेल इसके विपरीत गुण वाला होता है, स्निग्ध, गुरु और उष्ण। तो हमने यहाँ गुणों के आधार पे वो माइनस किया है। अब कर्म क्या है, यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ें नहीं देख रहे हैं, ना द्रव्य ना वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्म के आधार पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कर्म के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है। शरीर में कफ की वृद्धि होने पर, कफ का क्या है, स्थिरता वगैरह, व्यायाम आदि, जिससे कफ की वृद्धि, ये कफ का क्षय होता है, वात बढ़ता है व्यायाम वगैरह करने से। ठीक है, यहाँ पे हमने कर्म के बेस पे माइनस कर दिया। अब आचार्य चक्र विशेष के वेद विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। विरुद्ध मतलब जो डायरेक्ट माइनस करेगा, अविरुद्ध मतलब जो बस डिफरेंट है। से हमने यहाँ पे जितने में भी देखा ये सारे वो थे विरुद्ध विशेष। ठीक है, ये एक दूसरे को डायरेक्टली माइनस कर रहे थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो माइनस नहीं कर रही बट स्टिल दे आर डिफरेंट, तो वो अविरुद्ध के अंदर आ गई। हाँ ठीक है, विशेष विरुद्ध। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म के परिप्रेक्ष्य में विशेष का महत्व। चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत में विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम उसी के आधार पर चिकित्सा करते हैं कि जो गुण बढ़े हुए उसके विपरीत गुण दे दो, फिर जो कम है उनके सामान्य दे दो। जिस चिकित्सा द्रव्य को देखकर गुणों को, द्रव्य के गुणों को देखकर या कर्मों को देखकर ही की जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण वही मांस की वृद्धि, ये कर्म वो वाला हो गया, गुण वाला। अच्छा नहीं नहीं, ये तो अभी द्रव्य विशेष के एग्जाम्पल है, यहाँ पे पढ़ लेना है। गुण विशेष के हमने ऊपर भी पढ़े, कर्म विशेष का एग्जाम्पल हो गया फिर से। अब विशेष को अलग एलिमेंट मानने की ज़रूरत क्यों है। सामान्य में विशेष बुद्धिगम्य होता है। जिस गौत्व जाति से गायों की समानता को दर्शाया जाता है, उसी तरह गौत्व जाति से घोड़े आदि से गाय को अलग दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें बुद्धि लग रही है इन सब चीज़ों को करने में। स्थूल वस्तुओं में भेद उसकी जाति, वस्तुओं में भेद उसकी जाति आकृति से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन या फिर उसकी शेप से जो फिज़िकल चीज़ें हैं उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये भेद बुद्धिगम्य है, मतलब बुद्धि से ही जाना जा सकता है। ऐसा होने पर भी विशेष नामक अलग पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है। इसके उत्तर में कहा जाता है कि यदि भेद जब एक परमाणु का उसी तरह के दूसरे परमाणु से करना हो तो जाति और आकृति पर्याप्त नहीं है, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ एक स्वतंत्र पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे विशेष पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में ये इतना सिंपल क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए उसके लिए एक अलग चीज़ मान ली गई है। इस पदार्थ को विशेष कहते हैं, इस पदार्थ को ही अत्यंत अंत्य विशेष कहा गया है। ठीक है, विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में उपयोगिता। आयुर्वेद में इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा के आधार सिद्धांत विशेष पर आधारित है। इस गुण विशेष के अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, गुण विशेष का ज़्यादा उपयोग है। बड़े दोषों का हार्स उनके विपरीत गुणों के द्रव्यों से ही किया जाता है। व्याधि में सापेक्ष निदान में होता है। एक व्याधि का विशेष लक्षण है उसे अन्य व्याधियों से भिन्न बतलाता है। ठीक है, हर जो बीमारी होती है उसके भी अपने विशेष या स्पेशल लक्षण होते हैं जिससे वो दूसरी व्याधि से अलग मानी जाती है। जैसे ये शोथ के दो टाइप दिए हुए हैं, दोनों की विशेषता बताई हुई है। अलग अलग तरीके की अर्श की अलग अलग विशेषता है, ऐसी हर चीज़ में डिफरेंस देखना होता है। शरीर के रचनात्मक ज्ञान
में भी विविध अवयवों के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही उनका ज्ञान किया जाता है। ठीक है, शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें भी सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, उसके आधार पे ही ज्ञान किया जाता है। रोग एवं रोगी परीक्षा के आधार पे भी विशेष ही हैं। ओके, सामान्य विशेष सिद्धांत। ठीक है, सामान्य विशेष सिद्धांत चरक संहिता का की मौलिक देन है। चरक संहिता में बताया गया ये सबसे पहले। इसका ये श्लोक है, ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ओके, सामान्य सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों की वृद्धि का कारण होता है और विशेष सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों के ह्रास का कारण है। सामान्य से ही जो भी है प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रही है। विशेष से ही जो है जहाँ पे वो हो रहा है, क्षय हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, ये सिद्धांत चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। चिकित्सा करते समय विशेष विषमता को प्राप्त दोषों को साम्य अवस्था में लाना ही चिकित्सा का कर्म है। ठीक है, जो मतलब दूषित हुई हुई हैं या फिर जो अनस्टेबल चीज़ें हैं उनको स्टेबल बनाना ही चिकित्सा का मेन सिद्धांत है। वैद्य न्यून दोष धातु की पूर्ति करते हैं और बढ़े हुए दोष धातु को कम करते हैं। ठीक है, जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको कम कर दिया, जो चीज़ घटी हुई है उसको ये बढ़ा दिया। वैद्य का ये कार्य सामान्य विशेष का के ज्ञान के बिना असंभव है। ऑफ कोर्स, जो कम होगा वो फिर बढ़ेगा कैसे, सामान्य से ही बढ़ेगा। दोषों के समान गुण वाले आहार विहार का सेवन करते हुए न्यून दोषों को बढ़ाया जाता है और विपरीत गुण वाले आहार विहार द सेम थिंग। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग बीमारी है। ध्यान देने योग्य बात, सामान्य और विशेष स्वयं किसी की वृद्धि या ह्रास नहीं कराते, अपितु जिसमें सामान्य या विशेष होते हैं ऐसे द्रव्य आदि ही वृद्धि और ह्रास के कारण होते हैं। ठीक है, ये अपने आप में सामान्य और विशेष कुछ अलग चीज़ नहीं है जो नेगेटिविटी करवाती है। ये किसी चीज़ के गुण हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज़ किसी केस में वृद्धि या क्षय करवा सकती है। इसका आगे यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेनेशन है, वहाँ चलते हैं। सामान्य से वृद्धि तभी संभव है जब उसके विरोधी कारण का अभाव हो। ठीक है, इससे मतलब समानता से वृद्धि तभी हो सकती है जब उसको कोई अपोजिंग फैक्टर ना हो और वो खुले में हो रहा हो। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। अम्ल की में उपस्थित अम्ल रस पित्त की अम्लता को नहीं बढ़ाता। जैसे आंवला है वो पित्त शामक, ये पित्तवर्धक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अम्लिकी में जो शीतवीर्य होता है वो पित्त को एट द सेम टाइम शांत भी कर देता है, तो वो अकेले में बढ़ा नहीं पा रहा उसको। देयर इज़ अ बैलेंसिंग फैक्टर। अगर यहाँ पे शीतवीर्य न होता तो आंवला खा के भी पित्त बढ़ता। इस प्रकार द्रव्यों में त्रिदोषर प्रभाव भी जानना चाहिए। इस प्रकार विशेष के संदर्भ में भी जानना चाहिए। मंदग्धि निकुच आदि में स्निग्ध आदि वात विरुद्ध गुण होते हुए भी द्रव को अपथ्य प्रभाव से द्रव्यवात नाशक नहीं होता। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर अपोजिंग फैक्टर है तो विशेष कुछ नहीं कर पाएगा, ना सामान्य कुछ कर पाएगा। ठीक है, ये जो जब उसके विरोध कारण का अभाव हो तभी वो कुछ कर पाएगा। सामान्य वृद्धि का कारण है परंतु सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं है। ठीक है, मतलब वो एब्सोल्यूट कारण नहीं है, उसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं वृद्धि के। असमान घृत अग्नि एवं मेधा की वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, घृत और अग्नि सेम नहीं है बट फिर भी घी खाने से अग्नि बढ़ती है। ये कर्म प्रभावजन्य है। ठीक है, ये प्रभाव मतलब किसी और इफेक्ट की वजह से हो रहा है। यहाँ वृद्धि को सामान्य का कारण नहीं कह सकते। संकल्प और वृश्य द्रव्यों का लेप दोनों पाद तलों पे करने से शुक्र की वृद्धि होती है, ये भी प्रभावजन्य है। सिर्फ सामान्य चीज़ें जो हैं जो डायरेक्टली कोरिलेट हो पा रही हैं वो नहीं है सिर्फ वृद्धि का कारण, और भी कारण हो सकते हैं बट मेनली वी जस्ट अज्यूम कि सामान्य ही वृद्धि का कारण है, बट दैट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इम्पोर्टेंस ऑफ हाफ स्टेटमेंट, प्रवृत्ति उपसेतु। ओके, प्रवृत्ति मतलब वो डायरेक्ट कनेक्ट होना। वे समान विशेष दोनों को ग्रहण किया जाता है। प्रवृत्ति का अर्थ है शरीर से संबंध स्थापित करना।
जब तक द्रव्यवादी शरीर से संबंध स्थापित नहीं होगा, अर्थात जब तक व्यक्ति द्रव्यों का प्रयोग नहीं करता, तब तक वृद्धि या क्षय नहीं हो सकती। ठीक है, बेसिक कारण है कि जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक उसका इफेक्ट कैसे होगा, कॉज एंड इफेक्ट। शरीर से संबंधित ना रहने पर सामान्य और विशेष अपना अपना कार्य नहीं करते। ओके, तो शब्द आवश्यक निश्चयात्मक अर्थ में लगाया जाता है। सामान्य और विशेष की प्रवृत्ति एक ही साथ होती है, केवल सामान्य का ही प्रयोग से धातु की वृद्धि होकर विषमता उत्पन्न होगी। इस तरह केवल विशेष का ही प्रयोग से धातुओं का क्षय होकर विषमता निर्मित होती है। दोनों द्रव्यों में एक साथ उपयोग से धातु की समानता उत्पन्न होती है। तू शब्द केवल एक ही द्रव्य से उपयोग निषेध किया गया, अर्थात केवल सामान्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आचार्य गंगाधर राय के अनुसार सामान्य वृद्धि का कारण है और विशेष ह्रास का कारण है। ठीक है, उदाहरण 5 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण आ जाने से, ब्राह्मणत्व समान होने से 6 ब्राह्मण हो गए। ठीक है, 5 ब्राह्मण थे, उसमें हमने एक और ब्राह्मण जोड़ दिया था, वो 6 ब्राह्मण हो गए। एक क्षत्रिय आ जाने से, ठीक है, उसकी जाति अलग है, तो 5 ब्राह्मण और एक क्षत्रिय हो गए, लेकिन वो उसको माइनस नहीं कर रहा। ठीक है, अतः जो भाव उसके समान है, उन दोनों की समानता प्रवृत्ति वृद्धि का कारण है, और जो भाव उसके विशिष्ट है, उन दोनों के विशेष प्रवृत्ति ह्रास का कारण है। ओके, ये उसके ढंग से बताया हुआ। सामान्य विशेष के क्या क्या सिद्धांत है? सर्वदा नित्य है या फिर आवस्थिक है, सर्वदा। ओके, दूसरा एक और भाव क्या क्या है जिनकी सत्ता होगी उसी में हो पाएगा। सामान्य वृद्धि कारणम, यहाँ सामान्य वृद्धि का कारण है, लेकिन वो सिर्फ अकेला कारण नहीं है। हाँ ठीक है, सामान्य अपने आप में वृद्धि का कारण नहीं है, उसका ये जो विरोध है उसकी एब्सेंस होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ अपोजिट रिएक्शन। वो अकेला कारण नहीं है वृद्धि का। विशेष के बारे में भी सेम, उसका वो प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब वो ये कांटेक्ट में आना चाहिए, रिलेशन बन जाना चाहिए दोनों का, तब जाके ये हो पाएगा ये वृद्धि या फिर क्षय। ठीक है, अभ्यास मतलब ओके, जिम्नास्टिक टू आयुर्वेद में इसका क्या उपयोग है? धातु की विषमता को विकार कहा गया है। धातु को बढ़ाना या घटाना विषमता कहलाता है। बढ़ना या घटना, बढ़े हुए या घटे हुए धातुओं को या दोषों की साम्यावस्था को लाने का कार्य सामान्य विशेष सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि चिकित्सा में उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा का आधार ही सामान्य विशेष सिद्धांत है। संतर्पण जन्य व्याधियों में विशेष द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है, और अब तुम जन्य व्याधियों में सामान्य की। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी का ज़्यादा वो वेट गेन हुआ है तो उसको अपोजिंग फैक्टर देंगे, वेट कम करेंगे। और अगर कोई कुपोषित है तो समान चीज़ें देंगे, मतलब वृद्धि करवाएंगे हम। तो ठीक है, सामान्य द्रव्यों से कुछ व्याधियों में सामान्य और विशेष दोनों की सहायता ली जाती है। ओके, यहाँ पे बीमारी का एग्जाम्पल है पथ्य पथ्य निर्धारण। पथ्य पथ्य भी ये सामान्य विशेष के सिद्धांत पे ही होती है। रोगी के बढ़े हुए दोषों के समान गुण वाले आहार विहार उसके लिए अपथ्य हैं, और विपरीत गुण वाले आहार विहार पथ्य हैं। ओके, हेतुओं के आधार पर वृद्धि प्राप्त दोषों के अनुमान किया जा सकता है। इसका आधार भी सामान्य वृद्धि सामान्य विशेष सिद्धांत ही है के दोषों के समान गुण और धातुओं के विपरीत गुण का आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाला है। अब इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है? दोनों के दोनों नित्य हैं, दोनों भाव पदार्थ है, दोनों का संबंध द्रव्य गुण और कर्म से होता है, दोनों बुद्धिगम्य है। क्या ये सिमिलरिटीज आ गई? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये जाति का बोध कराता है सामान्य, ठीक है, ये जोड़ता है चीज़ों को, और ये व्यक्ति का बोध कराता है, ये अलग करता है, विशेष है ये एकत्व का घोतक है। ठीक है, ये पृथक्त्व का घोतक है। सेम थिंग, ये वृद्धि का कारण है, सामान्य से चीज़ कोई बढ़ेगी प्लस होगी, ये हार्स का कारण है, माइनस होगा। ये तुल्य अर्थता का बोध कराता है, सेम चीज़ जो ऊपर दी हुई है जी। ये अतुल्य अर्थता का बोध कराता है कि कंपैरेबल क्या क्या है, क्या क्या कंपैरेबल नहीं है। ये अनेक में पाया जाता है, ये एक में पाया जाता है। सामान्य जो है वो देखा जाएगा किस किस चीज़ में सिमिलर है, विशेष क्या है कि हाँ इसमें क्या अलग है, ये एक होता है, ये असंख्य होता है। ठीक है, अब मॉडर्न साइंस में इसका एग्जांपल क्या है?
हार्स के कारण को विशेष बताया चरक संहिता ने। चरक संहिता का विशेष बुद्धिगम्य है एवं विशेषिक दर्शन का अत्यंत विशेष पदार्थ रूपी है। सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार विशेष सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों के हार्स का कारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विशेष का साम्य आधुनिक शास्त्र में एंटोगिज्म को से दिखाई देता है। विरुद्ध की भावना यह संयोग को कहा जाता है जिसका प्रभाव व्यक्तिगत भावों से कम होता है। इस सिद्धांत का उत्तरण कई शास्त्रों में प्राप्त होता है, जैसे टॉक्सिकोलॉजी, इसमें एंटीडोट देते हैं। यहाँ जो एंटी है, जो उसका विरोधी है, उसका वो ओके। फिजिक्स में किसी वस्तु का मास एक्सीलरेशन का परिमाण के प्रति विशेष होता है। आदि औषधियाँ योगी के अलग अलग औषधियों का चयन करके सामान्य विशेष ओके पढ़ लेना, चैप्टर खत्म हुआ है।